हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सीट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन विद एक्सप्लेन है ना के साथ किया था। ठीक है, तो उसी प्रकार ठीक आज फिर उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूंगफली में, किसमें? मूंगफली में भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता बीज की कितनी परसेंट होती है? बीज की भौतिक शुद्धता कितने परसेंट होती है? क्या पूछा गया? भौतिक शुद्धता कितने परसेंट होती है? तो आपकी जो मूंगफली होती है, मूंगफली में जो भौतिक शुद्धता है वो कितने परसेंट होती है? 96% होती है। कितने परसेंट होती है? 96। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भिंडी में। भिंडी में भौतिक शुद्धता कितने परसेंट होती है? तो 99। भिंडी में भौतिक शुद्धता कितने परसेंट होते हैं? 99%। अच्छा, भौतिक शुद्धता में क्या होता है? भौतिक शुद्धता में सीधी सी बात, जो भौतिक जो फिजिकल प्योरिटी होती है उसका मतलब यही होता है जो हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? देख के उसको अलग कर सकते हैं। तो सीड में हम जो फिजिकल प्योरिटी देखेंगे, जैसे कि जो भी डकेज होगा, ठीक है ना, क्या होगा? डकेज होगा। डकेज मतलब ये जैसे जो कंकड़ पत्थर जो मिक्स होते हैं, ठीक है ना, वही होता है फिजिकल प्योरिटी। ठीक है, तो आपने देखा मूंगफली में कितने परसेंट होना चाहिए? 96%। ठीक है, दूसरा है आपका भिंडी। भिंडी में कितने परसेंट होती है? 99% होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं। कौन सी है? कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं। ठीक है, कौन सी सब्जियां हैं? कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं। तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो है भौतिक शुद्धता कितने परसेंट होनी चाहिए? भौतिक शुद्धता इसमें भी 99% होनी चाहिए। कितने परसेंट होनी चाहिए? 99% होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं बता रहा हूँ। अधिकतर जो है 98% होती है। लगभग लगभग चाहे दलहनी फसल हो, जो चाहे आपकी सीरियल फसल हो, यानी मोटे अनाज वाली हो, ठीक है ना, चाहे अनाज वाली हो, तो लगभग लगभग 98 होती है। लेकिन जिनमें रेयर है, यानी कहने मतलब भिन्न है, अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मूंगफली में 96%, भिंडी में 99% भौतिक शुद्धता होती है, और कद्दू में जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें 99% होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं सोयाबीन। सोयाबीन में भौतिक शुद्धता कितने परसेंट होते हैं? 97% होती है। कितने परसेंट? 97% होती है। फिर उसके बाद गाजर। गाजर में कितने परसेंट होती है? गाजर में भौतिक शुद्धता कितने परसेंट होती है? 95% होती है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक जिसको हमने बात कर लिया किसमें कितने परसेंट फिजिकल प्योरिटी होती है, भौतिक शुद्धता पाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि सीड इंडेक्स क्या होता है? सीड इंडेक्स क्या होता है? तो सीड इंडेक्स में क्या करते हैं? 100 बीजों का भार, 100 बीजों का भार लेते हैं। क्या करते हैं? 100 बीजों का भार लेते हैं। अच्छा, एक होता है, थोड़ा समझिएगा, टेस्ट वेट। टेस्ट वेट होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? 1000 बीजों का भार लेते हैं। सॉरी। तो क्या होता है, जो सीड इंडेक्स होता है, जो बड़े आकार के जो बीज होते हैं उसमें सीड इंडेक्स लिया जाता है। तो सीड इंडेक्स में जो मानक रखा गया है 100 बीजों का भार, क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स कहलाता है। और टेस्ट वेट 1000 बीजों का भार जो है आपका टेस्ट वेट कहलाता है। ठीक, क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात ये करते हैं, आपका जो सीड में भ्रूणपोष होता है, क्या होता है? सीड में भ्रूणपोष, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है जिससे सीड को एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है? सीड में भ्रूणपोष जो पाया जाता है, ठीक है ना, भ्रूणपोष जो पाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष में क्या पाया जाता है? सीड के भ्रूणपोष में क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष में क्या पाया जाता है? तो सीड के भ्रूणपोष में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च। इसको देखिए ऊपर, ठीक है,
सॉरी, ऊपर देखते हैं, जो स्टार्च पाया जाता है सीड में, ठीक है, सीड में जो इंडोस्पर्म होता है, क्या होता है, इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म, ठीक है। इंडोस्पर्म, एक चीज जान लीजिए, इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है आपका। और जो एम्ब्रियो होता है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो तो डिप्लॉइड होता है, क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। जो एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड होता है। लेकिन बात हमें ये करनी है कि एंडोस्पर्म जो होता है भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष में जो, जिसे कहा गया कि सीड के लिए या भ्रूण के लिए जो पोषण का कार्य करता है उसे भ्रूणपोष कहते हैं। तो एंडोस्पर्म में क्या पाया जाता है, जो जिसमें एनर्जी कलेक्ट होती है, तो स्टार्च के रूप में एनर्जी होती है। किसके रूप में होती है, स्टार्च के रूप में होती है। स्टार्च किस रूप में होती है, पॉलीसेकेराइड के रूप में होती है। किस रूप में होती है, पॉलीसेकेराइड के रूप में होती है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड के रूप में होती है। तो ये पॉलीसेकेराइड के रूप में जो स्टार्च होती है, ये वाटर इन सॉल्यूशन होती है, कहने मतलब जल में अघुलनशील होती है। कैसी होती है, जल में अघुलनशील होती है। कैसी होती है, अघुलनशील होती है। जल में कैसी होती है, जल में अघुलनशील होती है। अगर घुलनशील होगी तो कहने मतलब जो भ्रूणपोष में हमारा जो स्टार्च है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो पॉलीसेकेराइड होती है वो वाटर इन सॉल्यूशन होती है, यानी कि अघुलनशील होती है। क्लियर इतनी बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीड का कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है जिससे जल का अवशोषण होता है, जिससे क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, ठीक है। कहने मतलब जब सीड को जर्मिनेशन होने के लिए जल को नमी की जरूरत होगी, नमी यानी मॉइस्चर को, ठीक है ना। तो कहने मतलब सीड का कौन सा भाग होता है जिससे कि जल अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो सीड में कौन सा ऐसा पार्ट, उस पार्ट का नाम क्या होता है, यानी एक तरह का होल होता है, क्या होता है, छिद्र होता है। सीड में जो है, बीज में जो है एक छेद पाया जाता है, ठीक है ना। वो छेद को क्या कहते हैं, तो जो छेद होता है, जो होल होता है, क्या होता है, होल होता है, जो छिद्र होता है, तो छिद्र को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। जैसे देखा होगा चने का सीड, देखा होगा चने का सीड ऐसे होता है, कुछ ऐसे, तो इसके नीचे थोड़ा सा जगह, खाली जगह होता है, तो ये इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है ना। सीड क्या, जो यानी कि कौन सा भाग होता है जिससे जल अवशोषण करता है, ठीक है ना, वो होता है भाग कौन सा, माइक्रोपाइल होता है। क्लियर। दूसरी चीज, जो ये जल अवशोषण करता है, किस अवशोषण की किस विधि के द्वारा अवशोषित करता है, कहने मतलब किस माध्यम से, किस क्रिया के द्वारा, तो यह जो है अंतःशोषण क्रिया के द्वारा करता है। किसके द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, अंतःशोषण, अंतःशोषण यानी कि इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन मेथड के द्वारा जो है ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, ठीक। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीज के किस भाग से, किस भाग से फोलिएज निकलते हैं, फोलिएज, फोलिएज मतलब पत्तियां जो निकलती हैं, किस पार्ट से, सीड के किस भाग से निकलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो एक चीज ये जान लीजिए, सीड में कितने पार्ट होते हैं। सीड का जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना, सीड का जो एम्ब्रियो होता है, सीड में जो एम्ब्रियो पाया जाता है, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं आपके। कौन कौन से पार्ट होते हैं एम्ब्रियो में, उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपका होता है एपिकोटाइल। क्या होता है, सबसे पहला एपिकोटाइल होता है, एपिकोटाइल होता है। तो दूसरा होता है आपका हाइपोकोटाइल होता है, और तीसरा होता है रेडिकल। अब तीनों का मान समझ लीजिए, जो हाइपोकोटाइल होता है और रेडिकल होता है और ये इपिकोटाइल,
तो जो फर्स्ट फोलिएज निकलते हैं वो किससे निकलते हैं, आपके एपिकोटाइल से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, जो बीज के किस भाग से फोलिएज निकलते हैं तो वो किससे निकलते हैं, एपिकोटाइल से निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर और दूसरी बात ये बात कर लेते हैं रेडिकल। रेडिकल से क्या निकलते हैं, रूट निकलती है। तो बात करना था किसकी, बात कर रहे थे हाइपोकोटाइल की। तो हाइपोकोटाइल जो है कंडीशन बेस पर काम करता है। जब पौधे में फोलियर निकल जाते हैं और रूट का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद जो है उस कंडीशन पर काम करता है। पौधों को बढ़ाना है, पौधों की ग्रोथ करना है या जड़ों की ग्रोथ करना, उस बेस पर जो है हाइपोकोटाइल काम करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जब और बताएंगे तो फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे, जब आएगा इससे रिलेटेड टर्म आएगा तो बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। कहने मतलब बीज के किस भाग से फोलियर निकलते हैं, तो एपिकोटाइल भाग से निकलते हैं। बीज में 3 पार्ट होते हैं, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल होता है, 3 पार्ट होते हैं। तो एपिकोटाइल से क्या निकलते हैं, फोलियर निकलते हैं, और रेडिकल से क्या निकलते हैं, रूट। और हाइपोकोटाइल जो है कंडीशन बेस पर कार्य करता है, पौधे के कंडीशन, सीड की कंडीशन के बेस पर कार्य करता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अंकुरण कितने प्रकार से होता है, या ये कह लीजिए जो जर्मिनेशन होता है अंकुरण कितने विधियों से होता है, यानी बीजों में अंकुरण। हाँ, बीज में अंकुरण कितने प्रकार से होता है, प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एपीजियल, क्या होता है, एक एपीजियल होता है, और एक होता है आपका हाइपोजियल। ठीक है, एपीजियल हाइपोजियल समझिएगा इसको। सबसे पहली चीज तो एपीजियल किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है। और ये आपका जो हाइपोजियल है ये भी ग्रीक वर्ड है। क्लियर इतनी बात, ये दोनों वर्ड किस भाषा के हैं, ग्रीक वर्ड के हैं। किस भाषा के हैं, ग्रीक वर्ड के हैं। अब हम बात कर लेते हैं एपीजियल में जर्मिनेशन क्या होता है और हाइपोजियल में जर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, एपीजियल के अंतर्गत आपके जितने भी द्विबीजपत्री होते हैं, कि कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री, उनका जो जर्मिनेशन होता है कैसा होता है, एपीजियल होता है। और जो एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, उनमें जो है हाइपोजियल होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें जो है आपका जो है अभी सीड में हमने बताया था, जो एक जैसे ये सीड है, क्या है, ये सीड है, ये एम्ब्रियो है, क्या है, एम्ब्रियो है, और ये क्या है, एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। ठीक है, जो आपका मोनोकाट सीड होगा, क्या होगा, मोनोकाट सीड होगा, और एक जो होता है आपका डाइकाट सीड होता है। क्लियर, तो आपका जो मोनोकाट सीड होगा उसमें एंडोस्पर्म उपस्थित होता है। मोनोकाट सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या होता है, मोनोकाट सीड एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है, बट डाइकाट जो है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। क्लियर इतनी बात। तो इसमें जो है अब समझिए, इसमें जो है ये जो एंडोस्पर्म होता है आपका मोनोकाट में, ये जो है इसमें डाइकाट में कार्डियोडेंस के रूप में बदल जाता है। ठीक है, कैसे बदल जाता है, इसमें हो जाता है परिवर्तित, इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन इसमें जो है वही एंडोस्पर्म कार्डियोडेन के रूप में होता है। ठीक है, तो बात यहां पर हम कर रहे थे कि एपीजियल में जो जर्मिनेशन होता है, ठीक है ना, द्विबीजपत्री,
ठीक है ना। द्विबीजपत्री जितनी भी फसलें होंगी, आपकी द्विबीजपत्री जितनी भी फसलें होंगी उसमें जो है एपीजीएल होगा। कैसा होगा? एपीजीएल होगा। जो एक बीजपत्री होगा उसमें आपका हाइपोजीएल होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो जर्मिनेशन होगा, ठीक है ना, सीड, तो सीड है आपका जो बीज होता है, एपीजीएल में अपर द ग्राउंड होगा। कहने का मतलब जैसे ये कोई भूमि है, ठीक है, यहाँ पर सीड पड़ा है, ठीक है, तो इपीजीएल में जो होता है, जो मोनोकॉट और डाइकॉट होता है, द्विबीजपत्री होता है, इसमें जो बीज होता है ऊपर निकल आता है। क्या होता है? जो कार्डिलीडन होता है, जो बीज होता है, जो बीज जो है ऊपर निकल आता है। और इपीजीएल में क्या होता है? जो आपका बीज है नीचे रह जाता है और पौधे का भाग जो है, फोलिएज जो है, बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये होता है। कहने का मतलब कि जो कॉर्डिलीडन होता है एक बीजपत्री में बिलो द ग्राउंड होती है, और जो एपीजीएल होता है, एपीजीएल में जो कॉर्डिलीडन्स होता है वो अपर द ग्राउंड होता है, भूमि के ऊपर होता है। क्लियर इतनी बात? फिर दूसरी चीज इसमें कुछ जैसे कि याद करने वाली चीजें ये हैं कि जैसे कि एपीजीएल के अंतर्गत कौन कौन सी क्रॉपें हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन में याद करिए, एपीजीएल के अंतर्गत आपकी जितने भी खरीफ की ऑल लेग्यूम है, ठीक है ना, खरीफ की एपीजीएल के अंतर्गत जो जर्मिनेशन की बात की जाए, ठीक है ना, एपीजीएल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो खरीफ क्रॉप की, कौन सी? खरीफ क्रॉप की सभी दलहनी फसलें, लगभग सभी दलहनी फसलें, ठीक है। किसको किसको छोड़कर? पिजन पी और रेड ग्राम को छोड़कर, पिजन पी और रेड ग्राम को छोड़कर, यानी मतलब जो पिजन पी अरहर है और रेड ग्राम चना है, इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, सब में इपीजीएल होता है। जो बीज है बिलो द अपर द ग्राउंड, यानी भूमि के ऊपर से निकल आता है, लेकिन ये अपवाद के रूप में है। आपका पिजन पी हो गया और रेड ग्राम हो गया, इन दोनों में कैसा होता है? हाइपोजीएल होता है। कैसा होता है? हाइपोजीएल होता है। क्लियर? और एक आपका और होता है मूंगफली होता है, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट होता है, ठीक है। उसके अलावा एक ग्राउंड नट होता है, इसका जैसे कि साइंटिफिक नेम अरेचिस हाइपोजिया। हाइपोजिया से आप याद कर सकते हैं, इसमें जो जर्मिनेशन बेस होता है, मतलब जर्मिनेशन कैसा होता है, तो इसमें भी जो जर्मिनेशन होता है कैसा होता है? हाइपोजियल। कैसा होता है? हाइपोजियल होता है। कैसा होता है? हाइपोजियल होता है। तो ये एक चीज तो क्लियर हुई, एपीजीएल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, जितनी भी फसलें द्विबीजपत्री हैं वो सभी आती हैं। जैसे ऐसे कह दिया जाए कौन कौन सी फसलें द्विबीजपत्री होंगी, ठीक है। खरीफ क्रॉप की जितनी भी दलहनी फसलें हैं, सभी फसलें जो हैं आपका उसमें जो अंकुरण होगा कैसा होगा? एपीजीएल होगा। किसको किसको छोड़कर? पिजन पी और रेड ग्राम को, ठीक है। उसके अलावा आपका एक क्या है? ग्राउंड नट है, जिसमें कि यह द्विबीजपत्री होता है, बट इसमें जो जर्मिनेशन होता है हाइपोजीएल होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद हाइपोजीएल में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाइपोजीएल की बात करते हैं, ठीक है। हाइपोजीएल यानी कि एक बीजपत्री। इसमें क्या होता है? जो कॉर्डिलीडन्स होता है वो नीचे ही रह जाता है, जो सीड होता है वो भूमि के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। पौधा निकलता है बाहर, जैसे कि आपने एपीजीएल में देखा था, बीज भूमि के ऊपर आ जाता है, लेकिन इसमें जो है जो बीज होता है बीज नीचे ही रहता है, केवल पौधा निकलता है, ठीक है। क्लियर? इतनी बात। तो हाइपोजीएल में क्या होगा? जो सीड होगा बिलो द ग्राउंड होगा, ठीक है, भूमि के नीचे ही होगा बीज। इतनी बात क्लियर? तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रॉपें आएंगी, ठीक है ना। तो जितनी भी सीरियल्स हैं, यानी अनाज वाली जितनी फसलें हैं लगभग, वो सब आएंगी। फिर उसके बाद आपका शुगर केन हो गया, शुगर केन हो गया, इसमें भी आपका हाइपोजीएल जर्मिनेशन होता है। कैसा होता है? हाइपोजीएल जर्मिनेशन होता है। फिर उसके बाद ऑल ग्रासेस फैमिली, ऑल ग्रासेस फैमिली यानी जितनी भी आपकी ग्रास कुल वाली यानी घास कुल वाली फैमिली की जो फसलें हैं, वो उसमें भी आपका हाइपोजीएल जर्मिनेशन होता है। एक बीजपत्री जितनी भी फसलें हैं उसमें कितना कैसा होता है? आपका हाइपोजीएल जर्मिनेशन होता है। क्लियर इतनी बात? इसमें जैसे कि जितनी भी आपकी रबी सीजन की फसलें हैं,
किस सीजन की फसलें हैं? रबी सीजन की फसलें हैं, रबी सीजन की फसलें हैं। इनमें सब में कैसा होता है जर्मिनेशन? हाइपोजियल होता है। जितनी भी आपकी रबी सीजन की फसलें हैं उसमें जर्मिनेशन कैसा होता है? हाइपोजियल होता है। केवल आपका जो है एक राजमा और लग्यूम को छोड़कर, जैसे कुछ फसलें दलहनी फसलें हैं लेकिन रबी में पैदा की जाती है, जैसे मसूर हो गया, जैसे मसूर हो गया रबी की फसल है लेकिन उसमें जर्मिनेशन डाई काट है तो उसमें इपीजियल होता है। तो कहने का मतलब कुछ जैसे कि राजमा, जैसे कि हमने इसमें बताया कि रबी सीजन की जितनी भी फसलें हैं लगभग लगभग सब में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। किसको छोड़कर? राजमा को छोड़कर। किसको छोड़कर? राजमा को छोड़कर। फिर उसके बाद लेग्यूम की जितनी दलहनी फसलें हैं, लेग्यूम की जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनको छोड़कर। ठीक है, क्लियर इतनी बात? फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लांट सेल, जो आपका प्लांट सेल होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल में मॉइस्चर कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट होता है? जो आपका प्लांट सेल होती है उसमें मॉइस्चर यानी नमी की प्रतिशतता कितने प्रतिशत होती है? तो प्लांट सेल में जो मॉइस्चर होता है कितना होता है? 90% होता है। कितना परसेंट होता है? 90% होता है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन, सीड में मॉइस्चर कितने परसेंट होना चाहिए? सीड में मॉइस्चर कितना परसेंट होना चाहिए? अब डिपेंड करता है सीड किस प्रकार का है, डिपेंड करता है सीड किस प्रकार का है। तो सीड जो है आपका दो टाइप किए गए हैं इसको, ठीक है ना, किस मॉइस्चर बेस पर? एक होता है आपका ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स और होता है रिकल्सिट्रेंट, रिकल्सिट्रेंट, ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स सीड के अंतर्गत वो सीड आते हैं जिनमें की मॉइस्चर कम होता है। क्या होता है? मॉइस्चर कम होता है। और आपका जो रिकल्सिट्रेंट जो सीड होता है इसमें जो है आपका मॉइस्चर अधिक होता है। क्या होता है? मॉइस्चर अधिक होता है। क्लियर इतनी बात? जो आपका जो ऑर्थोडॉक्स सीड होगा इसमें जो मॉइस्चर होगा 5 से 14% होता है और इसमें आपका 35 से 40% होता है। कितना होता है? 40%। तो आपका जो जितना भी कहने मतलब जो क्रॉप है, जितनी भी आपकी फील्ड क्रॉप आते हैं वो ऑर्थोडॉक्स सीड के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, ऑर्थोडॉक्स सीड के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे दाल हो, कोई भी फसल हो, उसमें जो दाना है, जो नमी की प्रतिशतता है वो 5 से 14% रहती है। ठीक है ना, नमी की जो प्रतिशतता होती है वो 5 से 14 होते हैं। अभी आगे हम बात करेंगे इसमें जैसे अनाज वाली फसलें हैं तो उसमें कितने परसेंट होना चाहिए, लेकिन जो सीड का कैटेगरी किया गया है तो जितने फील्ड क्रॉपें हैं उनमें इसके 5 से 14 के बीच में होता है। और रिकल्सिट्रेंट जो सीड होते हैं उसमें 35 से 40% मॉइस्चर होता है। इसके अंतर्गत फ्रूट वगैरह आते हैं। क्या आते हैं? फ्रूट आते हैं। ठीक है, इसके सीड में जो है नमी की प्रतिशतता अधिक पाई जाती है। कोई ऐसा खाद्यान्न नहीं है जिसमें कि नमी की प्रतिशतता अधिक होती हो। ठीक है ना, फलों में ऐसा पाया जाता है। जैसे आम का सीड है, आम का सीड में मॉइस्चर परसेंटेज जो है अधिक होता है। क्लियर इतनी बात? आगे हम बात करेंगे कि कौन सी फसलों में कितने परसेंट जो है मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हेप्लाइड एवं गैमेट गुणसूत्रों को
किससे प्रदर्शित करेंगे, किससे प्रदर्शित करते हैं। तो जो आपका हैप्लॉइड होगा और गैमेट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, एन से करेंगे। किससे करेंगे, एन से करेंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है बेसिक क्रोमोजोम नंबर किससे डिनोट करेंगे यानी कि प्रदर्शित करेंगे, तो वो एक्स से करेंगे। किससे करेंगे, एक्स से करेंगे। क्लियर इतनी बात। फिर उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर देखिए, सीड कोट में कितने लेयर होते हैं। जो आपका सीड कोट होता है, सीड कोट होता है, सीड कोट में कितनी लेयर होती है, कितनी लेयर होती हैं। तो सीड कोट में 2 लेयर होती है। कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर होती हैं। ठीक है, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। कौन सी होती है, एक इनर लेयर होती है। ठीक है ना, एक बाहरी आवरण एक भीतरी आवरण। जो आपका बाहरी होता है, ठीक है, जो बाहरी होता है उसे टेस्टा बोलते हैं। ठीक है, और जो भीतरी होते हैं उसमें जो है उसे टिग्मा कहते हैं। जो आउटर लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। और जो अंदर की लेयर होती है उसे टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिग्मा बोलते हैं। क्लियर इतनी बात। हाँ।